हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या मैं ये कहूँ शिक्षण विधियाँ। वो चाहे आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो, सीडीपी का सब्जेक्ट हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो या ईवीएस का हो, क्योंकि मैं अभी मेनली पीआरटी को टारगेट करके चल रही हूँ। मेरा टारगेट क्या है? पीआरटी वाले बच्चों का एचटेट क्लियर करवाना और आगे जेबीटी की जो वैकेंसीज आएंगी वो उसके अंदर अच्छा स्कोर करवाना, उन बच्चों को मेरिट में लेकर आना। और सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी लिखी हुई है, शिक्षण विधियां लिखी हुई हैं। यानी कि टीचर को पता होना चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसको उसके शिक्षा सूत्र क्या है, उसके शिक्षा के सिद्धांत क्या है। ठीक है, आप उसको अधिगम कैसे करवाओगे? तो आपके पेपर के अंदर शिक्षण विधियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 30 नंबर के सीडीपी में से 15 नंबर की शिक्षण विधियां आती हैं। ऐसे ही 30 नंबर के मैथ में से फिर 15 नंबर की आती हैं। फिर ईवीएस के 30 नंबर में से भी 15 नंबर की शिक्षण विधियां आती हैं। यानी कि कितना हो गया? 15 15 15 45। और हिंदी और इंग्लिश में से भी 15 नंबर की क्या आती हैं? शिक्षण विधियां आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 150 नंबर के पेपर में से 150 नंबर के पेपर में से 60 नंबर के तो क्या है, आपकी पेडागोजी आती है और 90 नंबर का आपका क्या आता है? सब्जेक्ट। यानी कि सिलेबस को देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब पिछली बार भी सिलेबस में दे रखा था, तो पिछली बार एचटेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। तो हम शिक्षण विधियों को एक बार हम कंबाइन शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल मैथ में जो आता है थोड़ा बहुत कुछ अलग से क्वेश्चंस बनते हैं, या हिंदी में कुछ अलग से बनेंगे, या फिर सीडीपी में बनेंगे, वो हम उनको फिर अलग अलग कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो जो कंबाइंड शिक्षण विधियां होती हैं उस टॉपिक को मैं करवाऊंगी। यानी कि आज के टॉपिक का नाम क्या रहेगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आज के टॉपिक का नाम क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शब्द को उठाऊं शिक्षण। अब शिक्षण को भी मैं, शिक्षण क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। कभी भी शिक्षण दो आदमियों के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी कि शिक्षण के लिए दो बंदों का होना जरूरी है, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। यानी कि दो के बीच की ये क्या है? एक अंतःक्रिया। अब जब हम दूसरे से सीखते हैं, यानी कि फिर इसका मतलब हम किससे सीख रहे हैं? हम समाज के साथ सीख रहे हैं, समाज के अंदर रहकर सीख रहे हैं। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि जो शिक्षण है यह क्या है? यह एक सामाजिक क्रिया है। आपसे पूछा जाए यह सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, तो शिक्षण को क्या बताओगे? शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। यह दो बंदों के बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अब सामाजिक प्रक्रिया बोल दिया, यानी कि इसके अंदर एक सिखाने वाला होना चाहिए और एक सीखने वाला होना चाहिए। यानी कि दो के बीच की ये क्या है? यह एक अंतःक्रिया है। अब शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं? मानव व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि मानव का जो व्यवहार है उसको कुछ हम नया सिखाकर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वो किसके माध्यम से करेंगे? शिक्षण विधियों से। अब हमारे सामने मानव कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट घर से जो भी सीख कर आते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट का दिमाग कोरा कागज है, उसके पहले से उसके दिमाग में कुछ भी भरा हुआ है, उसको मॉडिफाई करके हम एक उद्देश्यपूर्ण एक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। उसको क्या कहेंगे? शिक्षण विधियां। वो काम कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अब जो पहले से उसने जो सीख रखा है उसके व्यवहार में हो सकता है कि उसने कुछ गलत सीख रखा, अब उसने बोलना सीख रखा है, बोलने में हो सकता है कि उसको क्रियात्मक भाषा बोलनी नहीं आती हो। ठीक है, उसका व्यवहार में जो उसका बोलने का जो तरीका है उसके अंदर अकड़ूपन है। अब हम उसमें क्या करेंगे? उसके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। करने वाला करेगा कौन? सिखाने वाला। तो यानी कि हमने उसके बोलने का लहजा बदल दिया, यानी कि उसके व्यवहार में हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और ये परिवर्तन कब पॉसिबल है? जब हम उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। यानी कि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों ही किस में होंगे? एक्टिव मोड में होंगे। दोनों का ही सक्रिय होना जरूरी है। इवन सिखाने वाले से सीखने वाला अगर
बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा तो एक हम शिक्षा का अच्छा रूप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिखाने वाला सिखाता रहे, सीखने वाला सीख ही नहीं रहा है तो फिर सिखाएगा क्या? क्या दीवारों को सिखाएगा? यानी कि शिक्षण के अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही एक्टिव होना जरूरी है। जबकि पुरानी जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षक की अहम भूमिका बताई जाती थी, बट अब जो आधुनिक है जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर शिक्षार्थी के ऊपर अहम रोल बताया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा बताई गई है, बच्चे का जैसा मन करे। अब बच्चे का मैथ पढ़ने का मन नहीं है और हम उसको मैथ पढ़ाना चाहेंगे तो वो मैथ नहीं सीखेगा, अगर उसका मन है साइंस पढ़ने का तो वो साइंस ही सीखेगा। इन सब विधियों के द्वारा हम शिक्षा को बहुत ही सुगम और सरल बनाने की कोशिश करेंगे और यही सारे मेथड हम यहाँ पर देखेंगे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो ये शिक्षण है, ये क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या करता है? ये मानव के व्यवहार में परिवर्तन करता है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन करता है, में परिवर्तन करता है। और जब मानव का व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, यानी कि ये 2 बार में लिख दिया भाई यहाँ पर, मानव के व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, जब मानव के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? अधिगम। यानी कि जब मानव के व्यवहार में, हमने अधिगम वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि किसी के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। यानी कि जब मानव के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है, स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी थी उसके अंदर एक शिक्षण शब्द यूज किया था और एक शब्द क्या यूज किया था? अधिगम। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, किसी को शिक्षण करवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका अधिगम हो। यानी कि मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, अब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ बैठे हो, फिजिकली तुम यहाँ बैठे हो, फोन को हाथ में ले रखा है, तुम क्लास को सुन रहे हो, साथ में घर में जो बातें चल रही है उसको भी सुन रहे हो, या सामने टीवी चल रहा है उसके साथ में तुम मूवी देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रही हूँ, जो तुम्हें शिक्षण करवा रही हूँ, तुम उसको सीख पाओ। यानी कि शिक्षण होगा वहां पर अधिगम होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां अधिगम हो रहा है वहां शिक्षण का होना जरूरी है। दोनों बातों को रिपीट करती हूँ कि जहां पर शिक्षण हो रहा होगा जरूरी नहीं है सामने वाला वहां पर सीख रहा होगा, उसका अधिगम हो रहा होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट जहां अधिगम हो रहा होगा वहां शिक्षण जरूर चल रहा होगा। यानी कि कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको कोई सिखा रहा होगा, कोई सिखाने का मतलब है कि हो सकता है कि वो करके सीख रहा हो, यानी कि खुद ही सीख रहा हो, तो उसका शिक्षण कौन कर रहा है? वो खुद ही शिक्षण कर रहा है, या फिर उसको कोई बाहर वाला सिखा रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जहां शिक्षण होगा, जहां शिक्षण होगा वहां जरूरी नहीं अधिगम होगा, क्योंकि बच्चा सीखे या ना सीखे बच्चा मूडी होता है, जरूरी नहीं कि अधिगम होगा। किंतु जहां अधिगम हो रहा है, अधिगम हो रहा है वहां साथ में शिक्षण भी हो रहा है, शिक्षण भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि टॉपिक का नाम क्या था? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इससे मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? एक अंतःक्रिया है, दो के बीच में एक प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये अंतःक्रिया है। इसमें मानव के द्वारा मानव बनाया जाता है, मनुष्य ही मनुष्य का निर्माण करता है। जहां शिक्षण हो रहा है ना वहां पर मनुष्य का निर्माण करता है। सिखाने वाला भी क्या है? मनुष्य। अब वो जानवर को थोड़ी सिखा रहा है, मनुष्य ही मनुष्य का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा इसके
पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो शिक्षण के अंदर शिक्षण को भी अगर हम तोड़ दें तो ये कहाँ से निकल कर आया है? शिक्षण शब्द है वो शिक्षण का शॉर्ट रूप क्या है? शिक्षा। यानी कि मैं कहूँ कि शिक्षण को भी मैं अगर ब्रेक डाउन कर दूं तो इसके अंदर से एक शब्द निकल कर आ रहा है शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब क्या होता है? जब हम हिंदी सभ्यता की बात करें तो शिक्षा है ये कहाँ से निकल कर आया? संस्कृत की शिक्ष धातु से। संस्कृत की शिक्ष धातु से निकल कर आया, धातु से निकला। अब शिक्ष का मतलब क्या होता है? सीखना, निकला। अब शिक्ष का मतलब क्या होता है? सीखना, या मैं कहूं सिखाना। ठीक है। अब शिक्षा का ही दूसरा मीनिंग क्या होता है? विद्या। जो विद्या है वो कहां से निकला? विद धातु से, और विद धातु से, और विद का मतलब क्या होता है? जानना। इसका मतलब मैं कहूं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह चीज है जिसके अंदर सीखा जाता है, सिखाया जाता है, या जाना जाता है, या समझा जाता है। यानी कि मैं जब हिंदी या मैं बात करूं भारतीय सभ्यता की बात करूं तो भारतीय सभ्यता में क्या नाम दिया गया? भारतीय सभ्यता के हिसाब से सभ्यता में शिक्षा क्या है? शिक्षा सिखाना, सीखना, सीखना व जानना है। यानी कि किसी चीज को जान रहे हो, किसी चीज जानना है, किसी चीज को सीख रहे हो, किसी चीज को जान रहे हो, या किसी चीज को सिखा रहे हो, वही क्या होती है? शिक्षा होती है। भारतीय सभ्यता में इसको यह नाम दिया गया। जब पाश्चात्य शिक्षा की बात करूं, जब हम अंग्रेजों की बात करें तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एजुकेशन। शिक्षा को क्या कहा जाता है? एजुकेशन। और ये किस चीज का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब एजुकेशन को क्या क्या कहा जा सकता है? ये कहां से निकल कर आया? एजुकेटम, या एजुकेयर, या एडुसियर। ठीक है। एजुकेटम की बात करें, यानी कि शिक्षा है वो कहां से निकल कर आया? एजुकेशन से निकल कर आया। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एजुकेशन। जो कहां से निकल कर आया? लैटिन भाषा का एक शब्द है। एजुकेशन को तोड़ें तो इसके और रूप क्या थे? यानी कि इसको कहेंगे एडुकेटम से निकल कर आया, एडुकेशन से एडुकेयर से निकल कर आया, या एडुसेयर से निकल कर आया। जब इसको और तोड़ दें तो इसके अंदर एक तो होता है ए, या उसी को हम कह देते हैं ई, और एक क्या कहते हैं इसको? ड्यूको। इसका मतलब तो क्या होता है? किसी को अंदर से बाहर निकालना। ई का मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। और ड्यूको का मतलब क्या होता है? ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। यानी कि ई या फिर मैं कहूं ए का मतलब तो क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। और ड्यूको का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो अंदर हमारे अंदर, किसी मानव के अंदर, किसी विद्यार्थी के अंदर, किसी शिक्षार्थी के अंदर जो अंदर चीजें छुपी हुई हैं उनको आगे बढ़ाना, उसका क्या करना? विकास करना। यानी कि अंदर से बाहर की ओर आगे बढ़ना, अंदर से बाहर की ओर विकास करना। इसका मतलब तो एजुकेटम का मतलब क्या हो गया? अंदर से बाहर की ओर। पूछा जाता है एडुकेटम शब्द का मीनिंग क्या है? तो एडुकेटम शब्द का मीनिंग है अंदर से बाहर की ओर आगे बढ़ना, या अंदर से बाहर की ओर विकास करना। एडुकेयर केयर में क्या करते हैं हम? किसी की क्या करते हैं? हम देखभाल करते हैं, या उसी का क्या करते हैं? उसको पालन पोषण करते हैं, या उसको ऊपर बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, या ऊपर की ओर बढ़ाना, ऊपर की ओर बढ़ाना। अब ऊपर की ओर कैसे बढ़ाएंगे? किसी को ज्ञान देकर, किसी को सिखाकर, ठीक है, उसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। एडुसियर का मतलब क्या होता है? कि किसी का विकसित करना या पथ प्रदर्शन करना।
किसी को विकसित करना या फिर उसी का पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, इसका मतलब मैं एक ही लाइन में बात करें तो एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या होता है पाश्चात्य भाषा के अंदर, पाश्चात्य सभ्यता के अंदर शिक्षा को शिक्षा क्या है, यह किसी मनुष्य को अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना या विकसित करना ही शिक्षा है। जबकि भारतीय सभ्यता में क्या कहा गया था, शिक्षा है। भारतीय सभ्यता में क्या कहा गया था कि किसी को सीखना, सिखाना और जानना ही शिक्षा है। जबकि पाश्चात्य शिक्षा में क्या कहा गया, किसी को अंदर से बाहर निकालना, उसको विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। अब शिक्षा कि कौन कौन सी पद्धति होंगी, शिक्षा किसी भी बच्चे को किस तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। देखो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा घर में भी सीखेगा, बच्चा समाज में भी सीखेगा। अब पर्टिकुलर किसी जगह के ऊपर बैठाकर उसको सिखाया जाए, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में उसको सिखाया जाए, पर्टिकुलर कुछ विधियों से सिखाया जाए, उस शिक्षा को क्या कहेंगे हम, औपचारिक शिक्षा। और कहीं पर भी खेलते खेलते भी वो सीख रहा है, वो किसी रिश्तेदारी में गया वहां पर भी सीख रहा है, कहीं घूमने गया वहां पर भी सीख रहा है। सीखने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई चीज को वो 6 महीने में सीख रहा है, किसी चीज को वो 1 साल में सीख रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, अनौपचारिक। यानी कि किसी को सिखाया जा सकता है औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक क्या होगा, किसी टाइम के अंदर बांधकर किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर कुछ पर्टिकुलर विधियों का प्रयोग करके जब हम सिखाएंगे, उसको क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षा। और जब बच्चे को कहीं पर भी सिखा दिया जाए, कितने ही टाइम पीरियड में सिखा जाए, कोई पर्टिकुलर उसके लिए विधियां ना यूज की जाए, उसको क्या कहेंगे हम, अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि इसी पेज पे कर लेते हैं अभी थोड़ा सा और। शिक्षा के टाइप, शिक्षा के प्रकार। ठीक है, शिक्षा के प्रकार कितने हैं, एक तो क्या कहेंगे औपचारिक शिक्षा और एक क्या कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, या मैं उसको कहूं कि एक तो क्या है संकुचित अर्थ है शिक्षा का और एक क्या है व्यापक अर्थ है। संकुचित में तो क्या कहेंगे औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे और व्यापक के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आ जाएंगे। यानी कि शिक्षा के प्रकार में हम इसके अर्थ के आधार पर जब इसको बांटें तो शिक्षा के प्रकार, ठीक है, और पहला ही मैंने लिख दिया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो एक तो क्या होता है संकुचित, संकुचित जो किसी लिमिट्स में बंधा हो, संकुचित अर्थ है। और एक क्या है इसका व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। अब संकुचित में तो क्या आ जाएगा, संकुचित में तो आ जाएगी औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं। और इसके अंदर क्या आ जाएगा व्यापक में, औपचारिक तो होगी ही होगी और साथ में अनौपचारिक भी होगी, औपचारिक प्लस अनौपचारिक। ठीक है, जो औपचारिक अर्थ है उसके अंदर क्या होगा, किसी जगह के ऊपर, यानी कि इसकी जब डेफिनेशन लिखवाएंगे तो इसके अंदर क्या कहेंगे, निश्चित समय पर निश्चित विधियों का और निश्चित स्थान के ऊपर, निश्चित समय निश्चित विधि और निश्चित स्थान के ऊपर जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहेंगे औपचारिक शिक्षा, जो कहाँ होती है विद्यालय के अंदर होती है। यानी कि मैं कहूँ निश्चित समय निश्चित विधियों का प्रयोग व निश्चित स्थान के ऊपर पर दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहेंगे हम, वाली शिक्षा।
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे औपचारिक शिक्षा। एक बात तो ये आ गई। दूसरी ये कहाँ दी जाती है, यह विद्यालय में दी जाती है, विद्यालय में दी जाती है। तीसरी बात क्या कहेंगे, इसके क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष होता है इसका, भावनात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। यानी कि यह उद्देश्यपूर्ण होती है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है, शिक्षा है, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, देखो औपचारिक में विद्यालय वाली तो होगी, यानी कि विद्यालय वाली तो है ही साथ में, और इसके साथ में क्या होगी, समाज पर, या सबसे पहले बात करूं घर पर जो शिक्षा दी जाती है, घर और समाज पर जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि सबसे पहला गुरु किसको बताया गया है, सबसे पहला गुरु माँ को बताया गया है। यानी कि मैं बात करूं जो अनौपचारिक शिक्षा है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा गुरु कौन है, सबसे बड़ा गुरु किसको बताया गया है, माँ। सबसे पहले माँ बच्चे को सिखाना शुरू करती है। सबसे पहले माँ बच्चे को नमस्ते करना, उसको किसी का सहायता करना, छोटी छोटी चीजें जो घर में सिखाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा, क्योंकि माँ के पास बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, तो पहली गुरु किसको बताया गया है, माँ। और ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये समाज और घर में दोनों जगह सिखाई जा सकती है, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी जो बच्चा सीख कर आता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। उसका कोई समय पाबंदी नहीं होती, कोई स्थान की पाबंदी नहीं होती, और उसके लिए कोई कुछ पर्टिकुलर विधियों का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। बच्चा खेलते खेलते, बात करते करते, या खेत में गया है, या रिश्तेदारी में गया है, पास पड़ोस में गया है, कहीं पर भी गया, वहीं पर कुछ सीख लेगा। यानी कि इसका ये क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जबकि ये वाली क्या है, ये एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है। इसको मैं बात करूं तो ये इसका विद्यालय में सीखेगा तो उसका तो क्या है, एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, सिर्फ इसकी बात करें अनौपचारिक की, तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, पर्यंत चलती रहती है। क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अधिगम, और अधिगम में हमने क्या सीखा था, अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत क्रिया है, वो क्या है, एक व्यापक रूप है। अधिगम में क्या होता है, सीखना, और वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठोकर खाता रहता है, सीखता रहता है जीवन के। जब हमने अधिगम वाला चैप्टर सीखा था तो अधिगम में हमने क्या कहा था, किस किस से सीखता है वो अधिगम में वो अभ्यास से सीखता है, वो अनुभव से सीखता है। और अनुभव कौन से होते हैं, जो उसको ठोकर खाने से अनुभव होते हैं, यानी कि उसके एक्सपीरियंस से सीखता है। परिपक्वता से जो सीखता है ना, उसको हम अधिगम नहीं कहते थे। हम बीमारी थकान से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको भी हम अधिगम नहीं कहते। अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, और वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। वह क्या है, वह अनुभव से सीखता है, वह अभ्यास से सीखता है। ये सब हमने अधिगम वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर क्या किया जाता है, सीखा जाता है। अब सीखा कैसे जाएगा, कोई सिखाने वाला होगा और कोई सीखने वाला होगा। यानी कि ये क्या है, एक अंतःक्रिया है, यह एक सामाजिक क्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। और शिक्षा के भी प्रकार की बात करूं तो अर्थ के आधार पर क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक संकुचित अर्थ है और एक व्यापक। संकुचित में तो सिर्फ औपचारिक शिक्षा की बात की जाती है, और व्यापक के अंदर क्या की जाती है, औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों ही बातें की जाती है। ठीक है। अब शिक्षण क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि बाइपोलर प्रोसेस है या ट्राइपोलर प्रोसेस है। अगली स्लाइड में यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम जो भारतीय सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यता है, उसके अंदर शिक्षा को क्या बताया गया था, यह एक बाइपोलर प्रोसेस है। तो पहले बाइपोलर प्रोसेस को एडम महोदय थे, जो भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा को क्या बताया गया था, बाइपोलर बताया गया था। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षण को क्या बताया गया था, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी कि मैं बात करूं, लर्निंग इज a bipolar process।
ऐसा कहने वाले कौन थे? एडम्स महोदय। एडम्स महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि शिक्षण के लिए क्या कौन कौन होने चाहिए? एक तो पढ़ाने वाला होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, और एक और कौन होना चाहिए? अंतेवासी। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि यह शिक्षक व अंतेवासी, और अंतेवासी को ही दूसरी भाषा में उन्होंने क्या कहा? विद्यार्थी। विद्यार्थी के मध्य की प्रक्रिया है यानी कि बाइपोलर में उन्होंने क्या बताया कि शिक्षण के दो ध्रुव हैं, एक कौन है? शिक्षक, और दूसरा कौन है? अंतेवासी। यानी कि शिक्षक और ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है। दूसरा शब्द क्या यूज किया उन्होंने? अंतेवासी। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना, ये अंतेवासी कौन है? यह क्या है? विद्यार्थी है, या फिर ये कौन है? शिक्षार्थी है। यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होने वाला प्रोसेस है। सीखने वाला कौन है? विद्यार्थी, और सिखाने वाला कौन है? शिक्षक। इसके अंदर उन्होंने शिक्षक की अहम भूमिका बताई थी। यानी कि शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया है, के मध्य अंत प्रक्रिया है, और इसमें उन्होंने शिक्षक की भूमिका को अहम बताया था। और इस विधि को चेतन युक्त या सह प्रयोजन, यह विधि क्या होती है? एक चेतन युक्त विधि होती है। यह एक चेतन युक्त वह सहयोजन प्रक्रिया है। ये तो किसके हिसाब से है? भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से। जब पाश्चात्य दृष्टिकोण देखें तो इसके अंदर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि शिक्षण बाइपोलर नहीं है, शिक्षण क्या है? ट्राइपोलर है। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके माध्यम से कुछ सीखा जा सके। यानी कि जब पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो टीचिंग को क्या बताया गया था? टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। यहाँ टीचिंग आएगा भाई। शिक्षण क्या होती है? टीचिंग। ठीक है। जब पाश्चात्य दृष्टिकोण देखते हैं, पाश्चात्य दृष्टिकोण के हिसाब से इसमें क्या बताया गया? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यानी कि टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि एक तो क्या होता है? शिक्षक होता है, और एक क्या होता है? शिक्षार्थी होता है, और एक क्या होता है? समाज होता है। यानी कि बच्चा समाज से भी सीखता है, और बच्चा समाज की जगह पर किसी ने तो पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु लिख दिया और किसी ने समाज लिख दिया। अब समाज लिखने वाले कौन थे? जॉन डेवी। यानी कि जो ट्राइपोलर बताया ना, इसको बताने वाले कौन थे? एक तो कौन थे? जॉन डेवी। और दूसरे कौन थे? ब्लूम, जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी। ब्लूम। अब जॉन डेवी ने तो क्या कहा था कि एक तो क्या होता है? शिक्षक होता है, एक क्या होता है? शिक्षार्थी होता है, और साथ में वो कहाँ से सीखता है? उनके बीच का अंतर कौन होता है? समाज। ब्लूम ने क्या कहा था? एक क्या होता है? शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, और उनको वो किसके माध्यम से सीखते हैं? उसी को क्या बोला गया? पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। यानी कि शिक्षण को क्या बताया गया? शिक्षण को एक ट्राइपोलर प्रोसेस बताया गया,
और जब इनका वर्गीकरण किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जो जॉन डीवी थे उन्होंने तो क्या कहा कि एक क्या है शिक्षक, एक क्या है शिक्षार्थी, और एक कौन है समाज। यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज के माध्यम से ही कोई भी मनुष्य सीख पाता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा शिक्षक, ब्लूम ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु आपसे पूछा जाए कि ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया, तो आप बताओगे जॉन डीवी ने या फिर ब्लूम ने। और ट्राइपोलर में क्या क्या बताया गया कि 3 ध्रुव है, जिसके अंदर से एक शिक्षक है, सिखाने वाला है, एक शिक्षार्थी है और एक समाज है। क्या ब्लूम ने क्या कह दिया था, समाज की जगह के ऊपर ही क्या बोल दिया था उन्होंने, पाठ्यवस्तु। लेकिन इस शिक्षा के अंदर मेन किसको माना गया, यानी कि शिक्षार्थी की अहम भूमिका मानी गई, और ऊपर वाली में किसको माना गया था, शिक्षक को माना गया। यहाँ पर किसकी अहम भूमिका मानी गई थी, शिक्षार्थी की। यानी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जो शिक्षण है ना, वो एक सामान्य क्रिया नहीं है, वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी क्लास का आज जो मेन टॉपिक था वो क्या था, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी इसी को क्या बोला जाता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को और क्या बोला जाता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीडीपी के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी आए, चाहे हिंदी के अंदर आए, चाहे मैथ के अंदर आए, चाहे ईवीएस के अंदर आए, ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे साइन लगा लो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी इसको देने वाले कौन थे, इसको देने वाले कौन थे, ब्लूम जी, जिनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन ब्लूम। यानी कि इसको देने वाले कौन थे, बेंजामिन ब्लूम। कब दी थी ये, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर इन्होंने 1956 के अंदर इसका क्लासिफिकेशन किया था या इसी का वर्गीकरण किया था। और बुक का नाम क्या था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पूछा जाए कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ये क्या थी, ये ब्लूम की क्या थी, पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। याद रख लेना, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पुस्तक कब आई थी, 1956 के अंदर। और इसी बुक के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखी हुई थी। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य, देखो ये शैक्षिक उद्देश्य है, इनको 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, और क्या दिया था इन्होंने, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष, इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। जो कैथरवाल थे या फिर जो सिम्पसन थे उन्होंने फिर भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को आगे बढ़ाया था। लेकिन संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, ये तीनों ही पक्ष किसने दिए थे, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण। इस बुक के अंदर 3 पक्ष लिखे गए थे, शिक्षण के उद्देश्यों के 3 पक्ष। यानी कि 3 क्या है, ये शिक्षण उद्देश्यों के पक्ष। यहां लिख देती हूँ, आपसे पूछा जाए शैक्षिक उद्देश्यों के पक्ष, उद्देश्यों के पक्ष कौन कौन से थे, कौन कौन से पक्ष हैं, 4। एक इसके साथ में कुछ और लिख दिया जाएगा, 3 यही लिखे जाएंगे और फिर पूछा जाएगा उपचारात्मक लिख दिया जैसे, तो उपचारात्मक तो इसमें दिया ही नहीं था। इसके 3 पक्ष कौन कौन से थे, संज्ञानात्मक जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कॉग्निटिव। भावनात्मक को क्या बोला जाता है, अफेक्टिव।
और क्रियात्मक को क्या बोला जाता है? साइकोमोटर। क्रियात्मक को क्या बोला जाता है? साइकोमोटर। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो आप क्या बताओगे? वर्गीकरण पूरा नाम क्या था? बेंजामिन ब्लूम। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? बेंजामिन ब्लूम ने किया। कब किया? 1906 में। बुक का नाम क्या था? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कितने तरीके से किया? 3 तरह से, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौन सा था? क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब जो संज्ञानात्मक पक्ष है इसको जब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, संज्ञानात्मक, तो इसमें आदमी किससे सीखता है? इसमें आदमी मस्तिष्क से सीखता है। किसका रोल होता है इसके अंदर? संज्ञानों का। संज्ञान कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में बनते हैं, और जिसका क्या भी बोला जाता है? HMT। HMT से क्या बनेगा? हेड के अंदर, या मैं बोलूं माइंड के अंदर, या मैं बोलूं थॉट्स के अंदर। जब हेड, माइंड और थॉट्स में जो कुछ चल रहा है उसको क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष। जो भावात्मक पक्ष है वो कहाँ चल रहे होते हैं? हमारे दिल में चल रहे होते हैं। ये कहाँ चल रहे होते हैं? हमारे हार्ट में चल रहे होते हैं। और ये कहाँ चल रहे होते हैं? क्रियात्मक, करके सीखना। संज्ञानात्मक पक्ष तो जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारी थॉट्स में जो विचार आते हैं उनको क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष जो हमारे दिल में, भावनाओं में जो आते हैं, जो जिनकी वैल्यूज होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? भावनात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यानी कि हम किससे करेंगे? हैंड से करेंगे। अगर मैं इनको तीनों को ट्रिपल एच से बात करूं तो संज्ञानात्मक में तो क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, माइंड आ जाएगा, थॉट्स आ जाएगा। और भावात्मक में क्या आ जाएगा? कोई भी काम किससे करते हैं हम? हार्ट से करते हैं। और क्रियात्मक में क्या आ जाएगा? क्रियात्मक में क्या आ जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि किससे करेंगे? हैंड से करेंगे। जो मस्तिष्क में चल रहा है, हेड में चल रहा है, वो क्या होगा? संज्ञानात्मक पक्ष। जो दिल में चल रहा है वो क्या होगा? भावनात्मक पक्ष। और जो हैंड से करके सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्रियात्मक पक्ष। और ये तीनों ही पक्ष किसने दिए थे? ये ब्लूम ने दिए थे, बेंजामिन ब्लूम ने। आगे जाके इनका थोड़ा सा और कार्य किया गया। जो भावनात्मक पक्ष थे वो, उसके ऊपर काम किसने किया? 1960। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई? 1956 में। डेट नहीं पूछी जाती है, फिर भी एक बार के लिए याद कर लो। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई? 1956 में। और उसके अंदर तीनों पक्षों की बात की गई। जब संज्ञानात्मक की बात करेंगे तो ये किसने दी थी? ब्लूम ने। भावनात्मक ब्लूम ने, और क्रियात्मक ब्लूम ने। लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा इसके ऊपर और काम किया गया है 1964 में। और भावनात्मक पक्ष के ऊपर काम करने वाले कौन थे? कथरवाल और मसीहा। लिख लो, कथरवाल और मसीहा, इन दोनों ने इस पक्ष के ऊपर ज्यादा काम किया। और क्रियात्मक पक्ष के ऊपर काम करने वाले कौन थे? सिम्पसन। कब किया? 1969 में। कौन थे इसके ऊपर काम करने वाले? सिम्पसन। आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष देने वाले कौन थे, तो कौन थे? बेंजामिन ब्लूम। अकेला भावनात्मक पक्ष आए तो कौन थे? कथरवाल और उनके साथ थे मसीहा। और अकेला क्रियात्मक पक्ष, करके सीखना के ऊपर जोर देंगे तो वो कौन थे? सिम्पसन। और ये कब दिया था उन्होंने? 1969 के अंदर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या उसके नीचे वो कमेंट डाल देना। एक चीज और है कि जो क्रियात्मक पक्ष है इसको पहले क्या बोला जाता था? कॉग्निटिव बोला जाता था। कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव है और इसको बोला जाता था कॉग्निटिव। लेकिन आज इसको क्या बोला जाता है? साइकोमोटर। ये भी लिख लेना, क्योंकि कई बार पूछा जाएगा कि एक तो लिख देंगे आपके सामने संज्ञानात्मक पक्ष, आपसे पूछा जाएगा 4 पक्ष कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और कॉग्निटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, इंग्लिश की जब बात करें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देखें, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। ठीक है, तो 4 पक्ष कौन कौन से थे? पहले तो ये 3 थे, मतलब टोटल 3 पक्ष थे कि 4 में से 3 पक्ष कौन से थे? पहले।
आज इस क्वानिटिव को यहाँ से हटा दिया गया है। आज क्या बोला जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साइकोमोटर, जिसको लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं। अब जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसका फिर से क्लासिफिकेशन किया ब्लूम ने, या उसी को एनसीईआरटी में अलग से वर्गीकरण कर रखा है। तो जो ब्लूम का वर्गीकरण है किसको लेकर, संज्ञानात्मक पक्ष को लेकर, कॉग्निटिव डोमेन, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संज्ञानात्मक पक्ष। देने वाले कौन थे, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। बेंजामिन कब दिया, 1956 में। बुक का नाम क्या था, शैक्षिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी जाएगी तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अब इसके अंदर यहाँ पर लॉट्स और हॉट्स पढ़ती हूँ। इन्होंने इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया, 6 स्टेप दिए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले बच्चे को क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को क्या होता है, ज्ञान होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नॉलेज, ज्ञान, उसी को क्या बोला जाता है, नॉलेज। इसमें क्या करता है बच्चा, इसके अंदर किसी चीज को याद कर लेना, ठीक है, किसी चीज को क्रैम कर लेना, जैसे 2 की टेबल को याद कर लिया, या सोलर सिस्टम के अंदर याद कर लिया कि सोलर सिस्टम के अंदर 9 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। सिर्फ उनका नाम याद कर लिया, बाकी उसको नहीं पता, उसका प्रोसेस कुछ भी नहीं पता। यानी कि उसने क्या ले लिया, उसने यहाँ पर ज्ञान ले लिया, लर्न कर लिया, रिमेंबर कर लिया। यानी कि इसी को मैं शॉर्ट थोड़ा थोड़ा लिखूं तो यहाँ पर क्या कर लिया उसने, लर्न कर लिया, लर्न कर लिया, या फिर मैं उसी को क्या बोलूं, क्रैम कर लिया, यानी कि उसके नाम याद कर लिए, यानी कि मैं उसको कहूं कि रिमेंबर कर लिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो सोलर सिस्टम के वो नाम याद कर लिए, ठीक है, या 2 की टेबल याद कर ली, 2 की टेबल याद कर ली। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसको सिर्फ ज्ञान हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका आगे क्या यूज है, वो कुछ नहीं सीखता, सिर्फ ज्ञान है, उसको लर्न है, कोई चीजें उसको रिमेंबर है। जैसे कि एक कोई तथ्यात्मक भाग, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई, 1956 में। इसमें तुम क्या करते हो, कुछ सीखते थोड़ी हो, बस आपने क्या कर लिया, क्रैम कर लिया, एक तथ्य को रट लिया, ठीक है। यानी कि आपने 1956 एक याद कर लिया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, उसके अंदर आपने अपना कोई दिमाग यूज नहीं किया, तो यानी कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, ज्ञान लिया। उसके बाद आता है अवबोध, और उसके बाद क्या आता है, अवबोध, ज्ञान के बाद अवबोध, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पेड़ पौधे क्या लेते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, सूर्य की किरणें लेते हैं, मतलब सूर्य की लाइट लेते हैं, और उससे वो अपना भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनाया जाता है, एक तरफ से क्या लेता है, पानी लेता है, और क्या लेता है, CO2 लेता है, और क्या लेता है, लाइट लेता है, और क्या होता है, क्लोरोफिल। ये सारी चारों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, ग्लूकोज बना देती हैं, और क्या निकाल देती हैं, ऑक्सीजन। यानी कि एक तरफ से कुछ चीजें लेते हैं, फिर कुछ प्रोसेस होता है, फिर कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, फिर कुछ उसके अंदर बीच में क्या होती है, प्रक्रिया, यानी कि उस प्रोसेस को समझना। तो यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, अवबोध हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है इसको। यानी कि यहाँ पर उसके अंदर क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो उस चीज को समझ रहा है, स्टैंडिंग। यहाँ पर क्या ले रहा था, सिर्फ सीख रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। तीसरे स्टेप में क्या आएगा, उसका यूज करना, यानी कि हम उसको बोलेंगे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, या हम उसी को क्या बोलेंगे, यूज में लेकर आना, एप्लीकेशन, उसको क्या बोलेंगे, उसको कहीं अप्लाई करना, एप्लीकेशन। यानी कोई चीज आपने सीखी है, उसको प्रयोग में लेकर आना, उसको अनुप्रयोग में लेकर आना, उसका एप्लीकेशन करना। फिर उसके बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस, विश्लेषण, विश्लेषण। यहाँ पर वो बच्चा क्या कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है, एनालिसिस,
यानी कि आपसे किसी दो के बीच में विभेद करवाया जाए, जैसे कि डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक क्या होता है, किसी दो चीजों में आपसे वर्गीकरण किया जाए, आपसे विभेद करवाया जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए, और जैसे कि क्या किया जाए, विश्लेषण किया जाए। फिर उसके बाद आता है संश्लेषण, संश्लेषण, सिंथेटिक, संश्लेषण, सिंथेटिक। यहां पर क्या करता है, जो विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था, उसको फिर वो बाद में जाकर क्या करता है, सिंथेटिक करता है, कोई चीज का निर्माण करता है। यहां पर तो क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। और यहाँ पर क्या शब्द लिखा मिलेगा, क्रिएट करना। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि कोई चीज का क्या कर रहा होता है, निर्माण कर रहा होता है। और लास्ट में क्या करता है वो, उसका लास्ट में उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जैसे कि किसी चीज को प्रूव करना हो, या किसी का रिजल्ट निकालना हो, या किसी का फीडबैक देना हो, यानी कि ऐसे शब्द मिलेंगे यहाँ पर, रिजल्ट, फिर या फिर किसी का फीडबैक देना हो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट, परिणाम, या किसी का फीडबैक देना हो, या फिर किसी का क्या करना हो, इवैल्यूएशन के अंदर और क्या करते हैं, किसी को प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, ठीक है। ये जो नीचे वाले तीन थे, इनको तो क्या बोला जाता है, लोट्स, LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि निम्न स्तर थिंकिंग को क्या बोला जाता है, चिंतन, और स्किल्स को क्या बोला जाता है, लोअर स्तर, निम्न कौशल, स्किल्स को क्या बोला जाता है, कौशल। जो ऊपर वाले तीन हैं उनको क्या बोला जाता है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्चतर स्तर चिंतन कौशल। यहाँ पर किसका किया है, कॉग्निटिव डोमेन है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बुक के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन थे उसका ब्लूम ने इस तरीके से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान, फिर क्या होता है, अवबोध, फिर क्या होता है, उसको अनुप्रयोग में लेकर आता है, फिर क्या करता है, विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है, और फिर क्या करता है, मूल्यांकन। आपसे पूछा जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये जो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन, ये किसके पार्ट है, तो ये किसके पार्ट है, ये किसके पार्ट है, ये संज्ञानात्मक, ये किसके पार्ट है, संज्ञानात्मक पक्ष के पार्ट है। पूछा जाता है कि मूल्यांकन सबसे ऊपर वाला उच्चतम स्तर कौन सा है, तो क्या आएगा, मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है, मूल्यांकन। निम्नतम स्तर कौन सा है, ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या होता है, अवबोध होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, किसी चीज को लर्न कर लेता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसका अनुप्रयोग करता है, फिर उसको विश्लेषण आता है, फिर उसको संश्लेषण आता है, और फिर उसका क्या करता है, वो लास्ट में उसका मूल्यांकन करता है। जो रिमेंबर करता है, इसके एग्जाम्पल बताऊं तो सोलर सिस्टम को याद कर लेना। जो अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। जो अनुप्रयोग करता है, जैसे कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप इसका प्रयोग करते हो, क्या करते हो, इसको सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हो, और सी को क्या लिख देते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड किया है। विश्लेषण के अंदर जैसे कि आपने ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो विश्लेषण हो गया, चीजों का बंटवारा कर देना। फिर आप क्या करते हो, उसमें संश्लेषण करते हो, सिंथेटिक करते हो, और लास्ट में उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष था। इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने किया था, बेंजामिन ब्लूम ने किया था, 1956 के अंदर किया था। इसके साथ ही आगे वाले जो भावनात्मक पक्ष हैं वो किसने दिए थे, 1964 में
कैथरवाल और मसीहा ने इसके ऊपर काम किए थे, वो भी मैं लिखवा देती हूँ, बाकी वहां से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। यानी कि जो भावनात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष, अब ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले कौन थे? कैथरवाल, और साथ में कौन थे इनके? मसीहा। कब दिया ये? 1964 में दिया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ही बताया गया था भावनात्मक पक्ष, जिसको क्या बोला जाता है? अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, देने वाले कौन थे? कैथरवाल थे। इसके अंदर वो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कोई भी बच्चा किसी चीज को ग्रहण करता है, ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करने के बाद जैसे बच्चे ने किसी गर्म चीज को छुआ, उसने उसको टच किया, यहाँ पर किसकी बात करता है? भावनात्मक पक्ष में कहां से सीखते हैं हम? हार्ट से सीखते हैं, यानी कि दिल से सीखते हैं, भावों से सीखते हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे? संवेगों से सीखते हैं। हमारे जो संवेग हैं उसी से कोई चीज का शिक्षण होगा। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? किसी चीज को ग्रहण करता है, यानी कि बच्चे ने किसी गर्म चीज को छुआ तो उसकी सेंसेस ने काम किया कि उसको यहाँ पर कुछ गर्म लगा है, उसने क्या किया? ग्रहण किया, रिसीव किया, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिसीविंग। अब जैसे ही उसको गर्म लगा, उसने हाथ को पीछे किया, यानी कि पहले उसने क्या किया? किसी चीज को ग्रहण किया, फिर जैसे ही गर्म लगा उसने झटके से हाथ को पीछे किया, यानी कि उसने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। उसने क्या किया? अनुक्रिया की, अनुक्रिया की, यानी कि उसने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, जैसे ही उसने रिस्पॉन्स दिया तो वहां पर फिर उसका क्या होगा? उसका होगा अनुमूलन। अनुमूलन यानी कि उसको पता चल गया कि इतनी गर्म चीज को देने से अपना हाथ जल जाता है, इतनी चीज, मतलब उसने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया और वहां पर उसने अनुमूलन करना शुरू कर दिया, यानी कि अनुमूलन। और वहां पर उसका क्या हुआ? उसने उसकी वैल्यू को समझ लिया, वैल्यूइंग। ये वैल्यू जैसे शब्द आए, इसका मतलब वहां पर किसकी बात हो रही है? वहां पर अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है, भावनात्मक पक्ष की बात हो रही है। फिर उसके बाद वो क्या करना शुरू करता है? अनुमूल्यन करने के बाद उसी चीज को फिर दोबारा सोचना शुरू करता है, विचारना शुरू करता है, यानी कि उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं? विचार डेवलप होने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करता है? व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है। और फिर उसका बाद क्या बन जाता है? चरित्रीकरण। उसको पता लग गया कि ऐसे कोई चीज गर्म है तो उसको हाथ नहीं लगाना, वहां पर क्या बनने लग जाता है? उसका कैरेक्टराइजेशन होने लग जाता है। व्यवस्था करना को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। चरित्रीकरण को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। और विचारना को क्या बोलते हैं? थिंकिंग या कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? कंसेप्टुलाइजेशन। सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? किसी चीज को रिसीव किया, फिर क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको वैल्यू पता लग गई, फिर उसके दिमाग में कंसेप्ट बनने लग गए, फिर वो कंसेप्ट जो बनने लग गए, अलग अलग माइंड के अंदर जो पार्ट्स बने होते हैं उनके अंदर उनको ऑर्गेनाइज करता है, और फिर वो वहां पर क्या करने लग जाता है? उसका क्या बनने लग जाता है? चरित्रीकरण बनने लग जाता है। उसका एक कैरेक्टर पूरी तरीके से, स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत है, चरित्रीकरण बनने लग जाता है। ये कौन से पक्ष हैं? भावनात्मक पक्ष हैं। किसने काम किया था? कैथरवाल ने किया था और मसीहा ने किया था। कब किया था? 1964 के अंदर। ठीक है, अब इसी पेज के ऊपर हम क्रियात्मक पक्ष भी देख लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? लर्निंग बाय डूइंग। इसी पेज के ऊपर क्या सीख लेते हैं हम? क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष जिसको क्या बोला जाता है? साइकोमोटर डोमेन। पहले क्या बोला जाता था? कॉग्निटिव डोमेन। पहले क्या बोला जाता था इसी को? कॉग्निटिव। ठीक है, देने वाले कौन थे? सिम्पसन। देने वाले कौन थे? सिम्पसन। कब दिया? 1969। ठीक है, वैसे तो क्रियात्मक पक्ष देने वाले कौन थे? ब्लूम ऑप्शन में होगा तो आप ब्लूम दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया? किसने किया? सिम्पसन ने किया। कब किया? 1969 के अंदर।
इसके अंदर क्या करते हैं कि आपके सामने क्या लिखा जाता है, क्या रखा जाता है, एक उद्दीपक रखा जाता है जिसको देखकर आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स देते हो, क्रिया करते हो। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, क्रियात्मक पक्ष में किससे काम किया जाएगा, हैंड से। वहां किससे किया जा रहा था, हार्ट से। यहाँ पर क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग। अब काम किससे करेगा, हाथ से करेगा, है ना। और वहां काम कौन सा पक्ष कर रहा था, भावनात्मक पक्ष था। संवेग हमारे काम कर रहे थे, हम दिल से कोई चीज को सोच रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, उद्दीपन आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, कार्य करना, उसके ऊपर नियंत्रण करना, कार्य करना, काम करना ही है। फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने के बाद क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। फिर आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है आदतों का निर्माण, संयोजन करते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है, स्वाभिमान। और फिर क्या हो जाते हैं, आदतों का निर्माण, आदतों का निर्माण। देखो इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो संज्ञानात्मक पक्ष था, जिसके अंदर ज्ञान था, अवबोध था, अनुप्रयोग था, विश्लेषण था, संश्लेषण था, और क्या था, फिर मूल्यांकन था। वो 5-6 चीजें थी जिसको लॉट्स और हॉट्स की फॉर्म में बांटा गया था। वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान बनता है, फिर बच्चा अंडरस्टैंड करना सीखता है, फिर उसका अनुप्रयोग करना सीखता है, फिर विश्लेषण करना सीखता है, फिर वापस संश्लेषण करना सीखता है, लास्ट में क्या करता है, समस्या का समाधान कर देता है, मूल्यांकन करता है, वो उसको अप्रूव कर देता है, उसका रिजल्ट आ जाता है या वहां पर फीडबैक आ जाता है। और यहाँ पर जब ये बात आती है कि भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तो एक को करने वाले कौन थे, कथरवाल और मसीहा, और दूसरे को सिम्पसन ने जो दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड से हम कोई काम को करते हैं। ये इसके अंदर क्या आता है, उद्दीपन होता है, फिर उस कार्य को किया जाता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, फिर वहां पर संयोजन हो जाता है, फिर स्वाभिमान हो जाता है, लास्ट में उन आदतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इन दोनों से कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी थी ये वाली, ये क्या थी हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है लॉट्स और हॉट्स। लॉट्स क्या है, निम्न स्तर है, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव है, अवबोध है, वो लॉट्स में आता है या हॉट्स में आता है, तो नीचे वालों में है, वो लॉट्स में आएगा। पूछ लिया जाता है संश्लेषण, सिंथेटिक, किस में आता है, हॉट्स में आएगा। उच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन। निम्नतम स्तर क्या है, ज्ञान। आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी चीज को याद करना, नाम याद करना, ठीक है, तो वो क्या है। अब सोलर सिस्टम के नाम याद करना, ग्रहों के नाम याद करना, वो क्या है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, ज्ञान। ठीक है, किसी चीज का अंडरस्टैंड करना, समझना, वहां पर क्या कर रहे हो आप, अवबोध कर रहे हो, यूज करते हो, प्रयोग में लेकर आते हो। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आपने क्या किया, आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया गया। अब आप वहां पर उसका क्या कर रहे हो, अनुप्रयोग। सिंपल इंटरेस्ट को समझा दिया, इतने पैसे, इतने उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने समय के लिए मार्केट में इंटरेस्ट पर दे दिए, तो आपको पैसे वापस कितने मिलेंगे। तो आपको पता है कि जो आपका इंटरेस्ट का पैसा होगा और जो मूल पैसा होगा, दोनों मिलेंगे। तो आपने उस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आपने वहां पर क्या कर दिया, उसका अनुप्रयोग कर दिया। फिर क्या आता है, विश्लेषण, किसी चीज को एनालिसिस करना। फिर आता है संश्लेषण, यानी कि आप उसमें क्या करते हो, किसी चीज को क्रिएटिविटी करते हो, और लास्ट में क्या करते हो, उसका मूल्यांकन। और आगे वाले भी याद कर लें। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में भी हम शिक्षण विधियां करेंगे, और शिक्षण विधियों में शिक्षण के उपागम, यानी कि आपके कौन कौन से चर होते हैं, स्वतंत्र चर कौन सा होता है, मिश्रित चर कौन सा होता है, मध्यस्थ चर कौन सा होता है, या शिक्षण के प्रकार जो लोकतांत्रिक है या निरंकुशवादी है, ये इस तरीके से जो शिक्षण के प्रकार है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।